नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव पे और मैं हूं आपके साथ जावेद। आज हम बात करेंगे न्यूज रूम लाइव पे देश के ज्वलित मुद्दों को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि 5 राज्यों में चुनाव है और 5 राज्यों में चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। दोनों ही पार्टियां और जितनी भी पार्टियां शामिल है सभी किसी न किसी तरीके से ये चुनाव जीतना चाहती है। जब भी चुनाव होते हैं तो कोई ना कोई एक मुद्दा निकल के आता है और बात अगर भारत देश की हो तो धार्मिक मुद्दों पर चुनाव ज्यादा फोकस होते हैं, ना कि विकास को लेकर। जब भी चुनाव आते हैं और अभी 2022 के चुनावी माहौल में अगर बात करें तो हिजाब जो है अभी सबसे टॉप का मुद्दा बना हुआ है। हिजाब को लेकर विवाद लगातार तेज है और अब हिजाब के बाद जो विवाद है अजान को लेकर भी आ गया है। पहले भी अजान को लेकर विवाद हुआ है, अजान को बैन करने की मांग रखी गई है, बार बार याचिकाएं कोर्ट में गई है, लेकिन फायदा अभी तक जो है अभी तक कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की है। तो इस अजान के मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रहीम जुड़ चुके हैं। हम रहीम से जानेंगे कि जो अजान का विवाद है वो चुनाव को लेकर क्या चल रहा है और क्या अपडेट है उस पर। जी रहीम, जिस तरीके से चुनाव के दौरान जब भी चुनाव आता है तो किसी न किसी मुद्दे को जो है फोकस किया जाता है। अभी अजान का मुद्दा चल रहा है, क्या है पूरा मुद्दा, थोड़ा अपडेट कीजिए। अजान के मुद्दे पर रोशनी डालते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हिजाब का विवाद आया उस समय यूपी में प्रथम चरण के चुनाव चल रहे थे। जी। प्रथम चरण और दूसरे चरण में हिजाब के इस मामले को बहुत ज्यादा भुनाया गया जी। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जो ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते थे। जी। अब तीसरा चरण उत्तर प्रदेश में चुनाव का शुरू होने वाला है लगभग। जी। उससे पहले अजान का ये मुद्दा मध्य प्रदेश से शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में 310 थानों में 15 जिलों के कम से कम 310 थानों में आरएसएस के जागरण मंच ने एप्लीकेशन दायर की है। उस एप्लीकेशन में उन्होंने लिखा है कि अजान को बंद किया जाए, इसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते, हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा इसलिए इस वक्त लाया गया क्योंकि अजान तो देखो काफी अरसे से चल रही है। जी। काफी वक्त से अजान वहां हो रही है और हमेशा 5 वक्त मस्जिद में अजान होती रही है, लेकिन खास इस मौके पर एप्लीकेशन या थाने में एप्लीकेशन दर्ज करवाना, अजान के खिलाफ नारेबाजी करना, एक वीडियो खास तौर पे उस वक्त वायरल हुआ जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। उस वीडियो में साफ तौर पे ये कहता हुआ एक नौजवान नजर आया कि जब अजान शुरू होगी तो मैं अजान के खिलाफ उसके सामने वाले घर में म्यूजिक की आवाज को अजान से लाउड करके बजाऊंगा। जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उपद्रव पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये खतरे बढ़ जाते हैं कि माहौल खराब हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं। तो इस तरह की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि चुनाव के इस वक्त में चुनाव में इस मुद्दे को भुनाया जा सके, ध्रुवीकरण की राजनीति खेली जा सके, हिंदू और मुसलमानों को बांटा जा सके। इसी मुद्दे को ध्यान में रखकर ये अजान का मुद्दा मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल। अभी जो चुनाव है और जो भी पार्टी है, जैसे आरएसएस के द्वारा लगातार याचिकाएं दी जा रही है अजान को बैन करने के लिए, और ये पहले भी जो आरएसएस और जो दूसरे धार्मिक संगठन है वो अजान को बैन करने के लिए या हिजाब बैन करने के लिए याचिकाएं देते हैं, क्योंकि चुनाव में कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का मामला जब आता है और जब भी अगर आप पिछले चुनावों की अगर हम बात करें 2014-2019 में, तो तभी भी ये मुद्दे बहुत ही हाईलाइटेड थे और इन मुद्दों के ऊपर ही जो है पूरा चुनाव लड़ा गया और जो रिजल्ट भी सामने आया कि बीजेपी लगातार जीती है। और कहीं ना कहीं अब इन चुनावों के अंदर भी खास अगर फोकस करें जो है यूपी चुनाव की, तो यूपी चुनाव में जो पूरा ही जो उसका जो वातावरण बना दिया गया है, बिल्कुल जो है भगवा वातावरण बना दिया गया और कहीं ना कहीं इस्लाम को टारगेट करके या किसी दूसरे धर्म को टारगेट करके चुनाव में एक अपनी हिंदुत्व वाली छवि को मजबूत करके चुनाव जीतना चाहते हैं। जबकि आपको हम जानते हैं कि 1400 सालों से अजान चल रही है और मात्र 5 से 7 मिनट की एक वक्त में अजान होती है। ऐसे में किसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो जनता बेहतर जानती है। वही अगर आप बात करें सियासत की, तो राजस्थान की सियासत में भी हलचलें तेज है। बीजेपी पूरी तरह आक्रामक दिखाई दे रही है, अशोक गहलोत सरकार को घेरने के पूरे मूड में है। बात अगर किरोड़ी लाल मीणा की करें तो वो भी छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा हाईलाइट करके किसी न किसी तरीके से जो है राजस्थान सरकार को घेरते हैं। अभी विधानसभा में बजट सत्र की तैयारियां चल रही है। ऐसे बीच कल खबरें आई, कल जो रैली निकाली गई थी बीजेपी की द्वारा, तो वहां पर 50,000 लोगों का रैली में मौजूद होने का दावा किया गया है और सरकार को घेरने की कोशिश की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशी हमसे जुड़ चुकी थी। हिमांशी, जिस तरीके से कल प्रदर्शन हुआ, पूनिया जी को भी धक्का दिया गया
तो ऐसे में और भी क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं और क्या बयानबाजी अभी हो रही है? देखिए, रीट मामला जो हर रोज कुछ ना कुछ नया नया रूप ले रहा है। उसी जी। तरीके से कल जब बीजेपी के सब लोग इकट्ठे हुए एक जगह, तो पूनिया ने जो बैरिकेड्स थे उस पर चढ़ के और उधर कूद के आगे इसको बढ़ाने की कोशिश जी। करी, क्योंकि वो लोग वहीं पे नहीं रुकना जी, चाहते जी। थे। तो उसको लेकर उन लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश करी, तो पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उनको उस साइड हटाया, तो वो गिर गए उस साइड, उससे उनके पैर में लग गए, जिससे वो लोग और ज़्यादा क्रोधित हो गए और ज़्यादा जी। गुस्से में आ गए। तो उसके बाद पूनिया ने एक बयान भी दिया कि 2023 में कांग्रेस की विदाई है। उसके बाद उन लोगों ने ये भी बताया कि अभी वो लोग रुके नहीं है, अभी इसके आगे भी वो लोग वापस से इसको जी। करते रहेंगे। और अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि हम अभी, हमारी अंतिम लड़ाई नहीं है, हम ना झुकेंगे ना झुकने वाले हैं और ना रुकेंगे। जी। मतलब अभी भी ये आगे इसको जारी रखेंगे, रीट मामले को अभी भी आए दिन इसके ऊपर मुद्दे उठाते रहेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कल पूरी तरीके से विधानसभा को घेरने का पूरा प्लान था बीजेपी सरकार का, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं आने दिया। इसी बीच जब पुनिया विपक्षी पार्टी के पुनिया जी जब बैरिकेड्स पे चढ़े तो पुलिस वालों के द्वारा उन्हें धक्का दे दिया गया। कहीं ना कहीं ये जो घटना थी पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने के लिए की गई थी, लेकिन अब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और गहलोत सरकार की जो है एक छवि बनाई जा रही है हर धर्मिता की, या ये कहे कि जो है बीजेपी सरकार का ये आरोप है कि ये सरकार कहीं ना कहीं दबाव बना रही है, रीट पेपर में धांधली हुई है उसकी जांच नहीं कराना चाहती। वही किरोड़ीलाल मीणा ने भी 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ का घोटाला इसे बताया और आरएस परीक्षा में भी सवाल खड़े किए। बात अगर राजस्थान की करें तो राजस्थान में ये मुद्दे गर्म है, और अगर देश के मुद्दों की बात करें तो हिजाब का मामला भी लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वोटों का दुर्विकरण लगातार हमारे देश में होता रहा है, कि किसी न किसी धर्म को टारगेट करके एक माहौल बनाया जाता है, चुनावी माहौल, जिसको लेकर के वोट मिल सके। अभी अजान के मुद्दे पे हमने बात की थी रहीम से, आज हम बात करेंगे हिजाब के मुद्दे पर कासिम से। कासिम, हिजाब का मुद्दा अभी भी लगातार जो है बढ़ रहा है, ये मामला अभी चल रहा है, हिजाब, अजान, और अभी चुनाव भी है, ऐसे में और क्या अपडेट है? देखिए, जनवरी में जब ये मामला सामने आया तो ज़्यादा तूल नहीं पकड़ा था इसने, क्योंकि उतनी ज़्यादा इसका जो है फैलाव नहीं हुआ था। लेकिन जब से रूपीज कॉलेज के अंदर, कर्नाटका के अंदर ये हुआ है, तब से लेकर इसने काफ़ी रुख पकड़ लिया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है इसकी चर्चा हो रही है और काफ़ी जगह पर प्रोटेस्ट भी हुए हैं। जितनी भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी जो है कहीं ना कहीं जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उनकी सपोर्ट है। दूसरी तरफ से हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं वो भी, उनका भी है कि कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट किया जा रहा है। तो अब ये सिर्फ एक हिजाब का मुद्दा ही नहीं, बल्कि इसने जो है एक सियासत का रुख कर लिया है। अब बात जो है, देखिए, जब सियासत, हिंदुस्तान की एक ऐसी सियासत है जो सिर्फ दो मुद्दों पे चलते हैं, या तो हिंदू मुस्लिम या फिर कोई पाकिस्तान का मुद्दा उसको लेकर। अब इसके बीच में जो लोग सेक्युलरिज्म को जो है सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वी आर लिव इन सेक्युलर कंट्री, हमें एक आज़ाद कंट्री के अंदर हम रहते हैं और हमें इस चीज़ का खुशी भी है कि हाँ रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वन साइडेड जो है सपोर्ट करते हैं, जो कहीं ना कहीं जो है सेक्युलरिज्म के ऊपर इसका जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जो ये हिजाब का मुद्दा है तो अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये फैल चुका है, तो इसका अभी कोर्ट ने भी इसका जो है कोई डिसीजन। आपको क्या लगता है कि जो हमारा संविधान है हमें जो पहनावे के ऊपर क्या अधिकार देता है? देखिए, संविधान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो वो हमें राइट देता है कि देखिए, ये हिंदुस्तान मल्टीपल इसके अंदर जो है कल्चर है, तो हम किसी कल्चर के ऊपर कोई तंज नहीं कर सकते। जैसा आपका पहनावा है, उठना है, बैठना है, खाना है, ठीक है, आपको आज़ादी, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, जहाँ स्कूल की आती है तो वहाँ हम सब इक्वल है, चाहे वो अमीर का हो या गरीब का हो। उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हिजाब और बुर्के में, दोनों में फ़र्क है। आप अगर हिजाब का मतलब है कि आप अपने पूरे सर को ढक के जा सकते हैं, बाकी यूनिफॉर्म आप पहन के जाइए स्कूल के अंदर, तो ये हो गया फंडामेंटल राइट है हमारा। दूसरी बात ये कि अगर इस्लामिक वे ऑफ पॉइंट से देखा जाए तो इस्लाम तो जो है इसका हिजाब करने का मतलब पर्दा करने का औरतों को जो है फर्ज कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति भी जो है एक अदब के दायरे में रहना सिखाती है, और एक जैसे भारतीय गाँव में अगर देखा जाए तो एक ओढ़नी का भी जो है किया जाता है कि जो गांव की महिलाएं हैं अपने सर पे दुपट्टा रखती है। बिल्कुल सर, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे या तारीख पढ़ेंगे ना तो आप जाएंगे, पर्दा तो है, हिंदुइज्म में भी है और मुस्लिम में भी है, आप उठा के देखिए। लेकिन वही बात यह है कि जब सियासत की बात आती है, जब इलेक्शन की बात आती है,
तो मैं किसी पार्टी को तो क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन बात कोई ना कोई मुद्दा बन जाता है इलेक्शन। आप पिछले हिस्ट्री उठा के देखिए, 2019 में जब इलेक्शन हुआ तो पुलवामा अटैक हुआ, नौजवान हमारे जो थे जी बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। तो कहीं ना कहीं जब भी इलेक्शन आया है तो ऐसे बहुत बहुत बड़े जो है मुद्दे उठे हैं और पार्टियों ने जमकर जो है इसका साथ दिया है और इसको बढ़ावा दिया है। हाँ, कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो जनता को गुमराह करने के लिए ऐसे मुद्दों को उठाती है ताकि विकास का मामला ठंडा पड़ जाए, विकास पे कोई सवाल ना पूछे, जो रोजगार ना मिले हैं जनता को उस पर कोई सवाल ना पूछे, महंगाई पे कोई सवाल ना पूछे, इसलिए इन मुद्दों को फोकस किया जाता है, बड़ा बनाया जाता है। पहले भी ये मुद्दे उठे थे, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, ये मुद्दे हमेशा कम हुए हैं। जिस तरह के जब भी चुनाव होते, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, या जब भी असेंबली इलेक्शन होते हैं या विधानसभा के जो भी चुनाव होते हैं, तब भी ये मुद्दे बड़ा दिखाए जाते हैं ताकि जनता गुमराह हो। लेकिन जनता भी अब समझदार हो चुकी है, उन्हें पता है सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि जब चुनाव खत्म होते हैं ये मुद्दे अपने आप खत्म हो जाते हैं। चाहे मुद्दा शाहीन बाग का हो, ट्रिपल तलाक का हो, लव जिहाद का हो, हिजाब का हो, अजान का हो, ये हमेशा आते हैं और हमेशा ही ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। कई बार पार्टियां इसमें सक्सेस भी हो जाती है, लेकिन अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो उत्तर प्रदेश या 5 विधानसभा सीटों पे जो चुनाव है 5 राज्यों पे, उनका क्या परिणाम निकल के आता है। बात अगर राजनीति की हो रही है तो बात हम करेंगे वाइल्ड लाइफ की। जिस तरीके से हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान का में जो पशुओं को लेकर सरकार हमेशा नई नई योजनाएं बनाती है, नए नए अभ्यारण्य बनाए जाते हैं। ऐसे में खबरें निकल के आ रही है कि राजस्थान में बाघ अभी मुश्किल में है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रमाकांत जी जुड़ चुके हैं, जो हम जानेंगे कि किस तरीके से राजस्थान में जो है बाघों की जो जनसंख्या है खतरे में है। जी सर, बताएं कि किस तरीके से क्या आंकड़े निकल के आ रहे हैं बाघों को लेकर। बिल्कुल, राजस्थान में बने 3 प्रमुख टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं जिसमें बाघ सुरक्षित नहीं है। पिछले 3 साल में रिजर्व एरिया से 14 बाघ गायब हो चुके हैं। इनके बारे में वन विभाग के अधिकारियों को कुछ भी पता नहीं है, जिसमें से 10 मेल और 4 फीमेल टाइगर हैं। वहीं बाघों के कुनबे में से जुड़े 9 सावों का कोई अता पता नहीं है। विभाग ये मानकर चल रहा है कि अधिकांश बाघ की नेचुरल डेथ हो चुकी है या टेटरी जो क्षेत्र है वो छोड़ के चले चुके हैं। इसके लिए कोई प्रमाण विभाग के पास नहीं है। वन विभाग से जारी एक रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा 13 बाघ रणथंभौर रिजर्व और उसके आसपास लगे सेंचुरी क्षेत्र से गायब हुए। एक बाघ मुकुंदरा हिल्स से गायब हुआ है। बाघ समेत 2 बच्चे भी गायब हैं। इसके बारे में वन विभाग को कोई सबूत नहीं मिल पाया। लगातार बाघ और उनके बच्चों के गायब होने का चिंता का विषय है। बाघों के कुनबा बढ़ाने के लिए उनकी सही से शिफ्टिंग नहीं होने के कारण कई बाघ जंगल छोड़कर दूसरे राज्य एमपी में चले गए। कई टेरिटरी संघर्ष में मर गए। वहीं पिछले 3 साल में 5 बाघ टेरिटरी नहीं मिलने से एमपी या दूसरी जगह चले गए। वन विभाग के अधिकारी ये मान रहे हैं कि रणथंभौर में अब टाइगर्स के लिए जो जगह है वो मुकाबला ज्यादा हो रहा है। यही कारण है कि बाघों में संघर्ष बढ़ रहा है और उनकी मौत हो रही है। इन बाघों को मुकुंदरा हिल्स या सरिस्का रिजर्व में शिफ्ट किया जाए तो ये बाघ बचे रहेंगे, बल्कि इन दूसरे रिजर्व फॉरेस्ट में पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ेगी। रणथंभौर टाइगर रिजर्व की बात करें तो अभी 53 वयस्क बाघ और बाघिन है वहां, और इसके अलावा 19 सावक हैं जो जल्दी बड़े होने के बाद अपनी नई टेरिटरी बनाएंगे। और रणथंभौर के अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व में 16 वयस्क बाघ हैं, इनके साथ ही 5 सावक हैं। इसके अलावा कैला देवी, धौलपुर, रामगढ़ क्षेत्र में भी कुल 4 बाघ हैं। ये लगभग राजस्थान में 3 साल में लगभग 14 जो टाइगर है वो गायब हो चुके हैं और बाघ उनके लिए कहीं ना कहीं अनसेफ होता हुआ नजर आ रहा है रणथंभौर रिजर्व एरिया। अब 14 में से 13 बाघ यहीं से गायब हुए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से गवर्नमेंट स्तर वन विभाग की बात करें या विभागीय स्तर पर बात करें तो विभाग को कुछ पता ही नहीं है कि किस तरह से ये बाघ गायब हुए। तो ये बड़ी ही चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं ये बाघ कम होते नजर आ रहे हैं। तो क्या हमारे देश में या हमारे राज्य में क्या बाघ सुरक्षित रह पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। जिस तरीके से जो वन विभाग की अगर बात करें तो आए दिन जो है शहरी क्षेत्रों में लेपर्ड घुस आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खामियां जो है जंगलों में जो लोगों का अतिक्रमण बढ़ रहा है, या वो तो नहीं, या सरकार को क्या प्रावधान करने चाहिए? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं जंगलों की बात करें तो जंगलों में शहर बसने लगे। और जैसे ज्यादातर यहाँ जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी पिछले काफी बार लेपर्ड्स दिखाए गए। जैसे झालाना एरिया से रोड क्रॉस करके या काफी अपने क्षेत्र को छोड़ के वो आसपास के क्षेत्रों में, जैसे जवाहर नगर है, वो काफी अतिक्रमण होता जा रहा है, कहीं ना कहीं झालाना की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि झालाना को पूरा एक क्षेत्र घोषित कर रखा है वन विभाग ने। और कहीं ना कहीं तारबंदी, तमाम विभाग की लापरवाही तो है ही कि लेपर्ड मानव क्षेत्र में आ रहा है और कहीं ना कहीं मानव क्षेत्र जंगलों में जा रहा है। तो ये सरकार को सोचना होगा और कहीं ना कहीं हमारे जंगलों को अगर सुरक्षित रखना है
तो आम जनता को भी सोचना होगा, क्योंकि जिस तरह से नेचुरलिटी खत्म होती जा रही है, तो उस तरह से जिस तरह से बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, नेचुरल खत्म हो जा रहा है, प्राकृतिक जो सुंदरता है वो खत्म होती जा रही है, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और विकास के नाम पर जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में वन क्षेत्र को बचाना भी एक बड़ी मुहिम है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से 5G जो रेडिएशन एरिया बढ़ रहा है, 4G बढ़ रहा है, 3G बढ़ रहा है, हम अपडेट तो हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन कहीं ना कहीं इस रेडिएशन से हमारे पक्षी भी मर रहे हैं। 5G टेस्टिंग पे आप देखिए, कभी भी किसी टावर के पास में आप देखिए कितने पक्षियां मंडराते हैं, तो वो इसी कारण है कि क्योंकि रेडिएशन इतना है कि पक्षी वहां रह ही नहीं पाते, और रेडिएशन की वजह से तमाम बीमारियां भी हो रही है। और अभी बात करें जैसे इलेक्ट्रिक वाहन की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक वाहन जरूरी है, इलेक्ट्रिक वाहन जिससे फ्यूल्स बचेगा, पॉल्यूशन बचेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन से भी एक पॉल्यूशन निकलता है। उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए ना तो हमारे नेचुरल ये वन जो भी जंगल है ये तैयार है, क्योंकि क्या वो इलेक्ट्रिक पॉल्यूशन जो निकलेगा वो उसके लिए वो किस केमिकल्स या किस यूनिफॉर्म में वो निकलेगा, इसका कोई पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब विकास होता है, तो विज्ञान जब विकास करता है तो विनाश की तरफ भी बढ़ता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या के साथ लोगों की जरूरतों के हिसाब से टेक्निक बदल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका असर हमारे जंगलों पे पड़ रहा है। बात अगर हम बात की करें तो हमारे राष्ट्रीय पशु है, उनका गायब होना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जिस तरीके से लोगों का जंगलों की तरफ अतिक्रमण बढ़ रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है। वन विभाग को अगर बाघों की बात करें तो ट्रैकिंग सिस्टम पूरे तरीके से लगाने चाहिए ताकि इनकी सुरक्षा हो सके, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पशु है और हमारी देश की नाक है। अगर यही गायब होने लगे तो दूसरे जानवरों का तो क्या कहना। तो भारत सरकार को इस पर पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी जो है मोदी जी ने चिंता जताई थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, कि जो हमारे देश में गेंडे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जनसंख्या अब सुधरी है। अब दूसरी तरफ अगर बात करें बाघों की, तो बाघों की जो जनसंख्या लगातार कम हो रही है, ये भी एक चिंता का विषय है। तो भारत सरकार को जो वन विभाग है वो ट्रैकिंग सिस्टम पर पूरा ध्यान दे, जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उनको कंट्रोल किया जाए, ताकि वन भी सुरक्षित रहे और जो वनों के जानवर है वो हमारे घरों में ना आए। अगर हम उनके घरों में नहीं जाएंगे तो वो भी हमारे घरों में नहीं आएंगे, हम भी सुरक्षित, वो भी सुरक्षित। तो फिलहाल आज के न्यूज रूम लाइव में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।